नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं ईपीएस भारत। आज हम आपके लिए एक ऐसी अहम जानकारी लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपके भविष्य, आपकी कमाई और आपकी सेवानिवृत्ति की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है और हर उस शख्स के लिए महत्वपूर्ण है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है या फिर ईपीएफओ के सदस्य हैं। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं कि आखिर यह चर्चा का विषय क्या है। दरअसल बात हो रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 में होने वाले एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की। चर्चा जोरों पर है कि इस स्कीम के तहत मान्य बेसिक वेतन की सीमा जो फिलहाल 15,000 निर्धारित है, आज 95 की बात शानदार से दौरों पर है। इस 95 में संवाद दो शानदार बात की गई के बीच 25,000 कर दिया जाएगा। इस एक बदलाव का असर आपकी हर महीने की बचत और आखिरकार आपकी पेंशन पर पड़ने वाला है। अभी जहां हर महीने पेंशन फंड में 12,250 जमा होते हैं, प्रस्तावित बदलाव के बाद यह रकम बढ़कर 2,833 हो जाएगी। यानी हर महीने आपके पेंशन फंड में 3,000 के करीब 833 अतिरिक्त जमा होंगे। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह आपके सुनहरे कल की नींव मजबूत करने जैसा है। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहां हर जानकारी आपके काम की है। यह संभावित बदलाव नए साल 2026 में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय के बीच एक बार फिर से इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श शुरू हो गया है। इस प्रस्ताव में ईपीएस 95 के अंतर्गत बेसिक वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव हरी झंडी दिखा देता है तो इसका सीधा और गहरा असर देश के लगभग 6 करोड़ 50 लाख से भी अधिक ईपीएफओ सदस्यों पर पड़ेगा। इस ऐतिहासिक बदलाव को ईपीएफओ के नए और आधुनिक स्वरूप यानी ईपीएफओ 3 के दायरे में शामिल किया जा सकता है। यह कदम आने वाले समय में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर मौजूदा नियम क्या है और इस सीलिंग की सीमा कहां तय है। दरअसल इस वक्त जो नियम लागू हैं उनके मुताबिक ईपीएस 95 के तहत पेंशन फंड में होने वाली जमा राशि की गणना बेसिक वेतन के अधिकतम 15,000 तक ही की जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही आपका वास्तविक बेसिक वेतन 30,000, 40,000 या इससे भी अधिक क्यों न हो, पेंशन फंड की गणना केवल 15,000 के आधार पर ही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर 12% का योगदान करते हैं। इस कुल 24% योगदान में से नियोक्ता के हिस्से का 8.33% हिस्सा सीधे पेंशन फंड में जमा किया जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हिस्से की गणना भी बेसिक वेतन की 15,000 की सीमा तक ही सीमित है। इसीलिए वर्तमान नियमों के तहत हर महीने ईपीएस खाते में केवल 1,250 ही जमा हो पाते हैं, जो कि 15,000 के 8.33% के बराबर है। अब अगर यह सीमा बढ़ जाती है तो क्या बदलाव आएंगे, सोचिए। अगर ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय का यह प्रस्ताव मंजूरी पा जाता है तो बेसिक वेतन की यह सीमा बढ़कर 25,000 हो जाएगी। इस स्थिति में अब ईपीएस में योगदान की गणना 25,000 के आधार पर की जाएगी। 8.33% की दर से गणना करने पर पेंशन फंड में जमा होने वाली मासिक राशि लगभग 2,833 बन जाएगी। सरल गणना से समझें तो 25,000 का 8.33% लगभग 2,833 बनता है। यह आप सभी कर्मचारियों के लिए एक बेहद शानदार और सुखद जानकारी है। यह बदलाव आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को एक नई मजबूती देगा। इसे एक स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 है। वर्तमान नियमों के तहत कर्मचारी का ईपीएफ योगदान जो कि 12% है, 30,000 का 12% यानी 3,600 होगा। वहीं नियोक्ता का योगदान भी 12% यानी 3,600 का होगा। लेकिन नियोक्ता के इस योगदान में से पेंशन फंड में जाने वाला हिस्सा केवल 15,000 के आधार पर ही गिना जाएगा, जो कि 1,250 है। इस तरह कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कुल जमा राशि कर्मचारी का 3,600 और नियोक्ता का 3,600 यानी कुल 7,200 होगी। लेकिन पेंशन फंड में केवल 1,250 ही जाएंगे। अब अगर प्रस्तावित नियम लागू होते हैं और सीमा 25,000 कर दी जाती है तो कर्मचारी का योगदान तो 3,600 ही रहेगा, लेकिन नियोक्ता के योगदान का पेंशन वाला हिस्सा अब 25,000 के आधार पर गिना जाएगा। 25,000 का 8.33% लगभग 2,833 बनता है। इस तरह कर्मचारी के सांपत्तिक कुल फंड योगदान में वृद्धि होगी और पेंशन फंड में हर महीने 833 की अतिरिक्त बचत होगी। यह अतिरिक्त बचत सीधे तौर पर आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन को प्रभावित करेगी, क्योंकि पेंशन की गणना सेवा के कुल वर्षों, औसत बेसिक वेतन और एक निश्चित फार्मूले पर आधारित होती है। जितना अधिक पेंशन फंड में योगदान होगा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ 3 की। आखिर यह है क्या और इसमें यह बदलाव क्यों शामिल हो सकता है? दरअसल ईपीएफओ 3 एक व्यापक सुधार पैकेज है जिसके तहत सरकार ईपीएफओ संगठन को पूरी तरह से डिजिटल, तेज तर्रार और एक नए जमाने की प्रणाली में बदलने की तैयारी कर रही है। इस पूरी योजना के 3 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। पहला
है अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, जिसे सोशल सिक्योरिटी का विस्तार कहा जा रहा है। दूसरा है एकीकृत अनुपालन पोर्टल, यानी कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सभी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए काम करना आसान हो सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फोकस एरिया है वित्तीय सशक्तिकरण। इसमें योगदान और फंडिंग की सीमा को बढ़ाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर और अधिक लाभ प्रदान करना शामिल है। ईपीएस सीमा को 25,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव इसी तीसरे हिस्से में शामिल एक बड़ा बदलाव है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय प्रावधान को ट्रस्टीज बोर्ड के कई सदस्य इस बदलाव के पक्ष में हैं और इस मुद्दे पर श्रम मंत्रालय के साथ गहन चर्चाएं जारी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फैसले से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ईपीएफओ के देश भर में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका सकारात्मक असर लगभग हर वर्ग के कर्मचारी पर देखने को मिलेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, छोटे और मध्यम उद्योगों में लगे हुए ईपीएफओ के सदस्य और भविष्य में ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले सभी लोग इसके लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर हर महीने पेंशन फंड में होने वाला योगदान बढ़ जाएगा और लंबी अवधि में देखा जाए तो मासिक पेंशन की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह बदलाव कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक रिटायरमेंट लाइफ की ओर एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या वाकई में ईपीएस सीलिंग में इस बदलाव की इतनी आवश्यकता है? इस सवाल का जवाब हाँ में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईपीएस की सीमा में आखिरी बार बदलाव वर्ष 2014 में किया गया था, जब इसे 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था। उसके बाद से अब तक 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस लंबे अंतराल में महंगाई दर, मूल वेतन के स्तर और यहां तक कि सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी में भी काफी वृद्धि हुई है। आज की तारीख में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 180 के आसपास है। ऐसे में 15,000 की ईपीएस सीमा वास्तविकता से काफी पीछे रह गई है और यह कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद में बाधक बन रही है। इसीलिए ईपीएफओ बोर्ड के कई सदस्यों और विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक लाभ तभी मिल पाएगा जब योगदान की सीमा को वास्तविक आर्थिक हालात के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। यह कदम न केवल पेंशन फंड की वित्तीय मजबूती को बढ़ावा देगा, बिल्कुल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर जीवन स्तर और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर चलते हैं। क्या इस बदलाव का असर नियोक्ताओं पर भी पड़ेगा? इसका जवाब भी हाँ में है, लेकिन यह असर पूरी तरह से सकारात्मक और प्रबंधनीय है। हाँ, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के पेंशन फंड में हर महीने लगभग 833 का अतिरिक्त योगदान देना होगा, लेकिन इसके साथ ही इसके कई दीर्घकालिक लाभ भी हैं। जब कर्मचारियों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का भरोसा होगा तो उनकी नौकरी के प्रति संतुष्टि और संगठन के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी। इससे कर्मचारी अधिक समय तक संगठन से जुड़े रहेंगे, जिससे कर्मचारी टर्नओवर की दर में कमी आएगी और कंपनी को प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक स्थिर कार्यबल किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी होता है। इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और कानूनी संदर्भों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। ईपीएस 95 को लेकर अतीत में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, खासतौर पर उन कर्मचारियों की ओर से जिनका वेतन अधिक था और उनकी पेंशन गणना सीमित सैलरी पर हो रही थी। न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया था कि सरकार के पास यदि वह चाहे तो पेंशन सीमा में बदलाव करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि यह बदलाव समानता और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित हो। अब श्रम मंत्रालय इसी दिशा में एक संतुलित और व्यवहारिक सुधार की ओर बढ़ रही है, ताकि न्यायालय के दिशा निर्देशों और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो ईपीएस भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।